तो हमारी इस कहानी का आगाज़ 1970 और 80 के दौर से शुरू होता है, जिस दौर में जहाँ एक तरफ इंडिया में मुंबई शहर के अंदर पूरी एक अंडरवर्ल्ड की दुनिया पनप रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कराची शहर के अंदर भी कई ऐसे बड़े-बड़े गैंग्स एक्टिव हुआ करते थे कि जिनका असर सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान से भी बाहर दूर-दूर तक हुआ करता था। इन्हीं बड़े-बड़े गैंग वॉर में के बीच में ही जन्म ले होता है रहमान डकैत का। अभी रहमान डकैत की उम्र काफ़ी कम ही थी कि एक मशहूर गैंगस्टर ने रहमान डकैत के फादर को खत्म कर दिया था। उसकी वजह यही थी कि रहमान डकैत का खुद का फादर भी कराची की क्राइम की दुनिया का एक मशहूर नाम था। जहां तक सवाल खुद रहमान डकैत का है तो उसके बारे में भी कई रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि उसने क्राइम की दुनिया में कदम सिर्फ 13 साल की उम्र में ही रख दिया था। जब वो 13 साल का था तब उसने किसी झगड़े की वजह से अपने पड़ोसी को चाकू से मारकर कत्ल कर दिया था और इसी के आसपास में ही यानी जब वो इतनी ही कम उम्र का था, इससे थोड़ा ऊपर नीचे की कम उम्र का रहा होगा, तभी उसने अपनी माँ को भी कत्ल कर दिया था। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया था, वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको शक हो गया था कि शायद उसकी माँ किसी दूसरे गैंग के बंदे के साथ इन्वॉल्व है। दोस्तों, इतनी कम उम्र में ही अपने हाथों को अपने आसपास के लोगों के से खून से रंग लेने के बाद रहमान डकैत अब अपने घर से फरार हो गया और यहाँ से फरार होते ही फिर रहमान डकैत की जिंदगी उस खास और अहम इंसान की एंट्री होती है जिसने रहमान डकैत को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया था। बल्कि हम ये कह सकते हैं कि रहमान डकैत को जो भी अब तक रहमान डकैत नहीं था बल्कि रहमान बलोच हुआ करता था, उसको रहमान बलोच से रहमान डकैत बनाने वाला यही इंसान था। इस इंसान का नाम था हाजी लालू। हाजी लालू दरअसल उस दौर में कराची के एक डॉन के तौर पर देखा जाता था। एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, अपना पूरा एक गैंग चलाया करता था। उसने रहमान बलोच को ना सिर्फ अपनी सरपरस्ती में लिया बल्कि उसको अपना बेटा ही बना लिया और उसके जो अपने बेटे थे उनकी तरह ही परवरिश करनी शुरू कर दी। हाजी लालू के खुद के दो बेटे हुआ करते थे जिनके नाम थे यासिर रऊफ और अरशद पप्पू। अब इन तीनों ने मिलकर हाजी लालू के गैंग को चलाना शुरू कर दिया और तीनों ने मिलकर फिर कराची में वो तबाही और बर्बादी मचाई की जिसको किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। शुरुआती दिनों में ही रहमान डकैत की क्राइम की लिस्ट हद से ज्यादा लंबी हो चुकी थी। मर्डर, किडनैपिंग, टॉर्चर, जमीनों पर कब्जा करना, हथियारों या फिर ड्रग्स जैसी चीजों की स्मगलिंग करना, मतलब अब कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे रहमान डकैत का नाम जुड़ा हुआ ना हो। केसों की तादाद इतनी हो ज्यादा हो चुकी थी कि गिनती नहीं थी। अपने बिल्कुल शुरुआती दौर में ही रहमान डकैत ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। पुलिस ने उस दौर में ही लाखों का इनाम इसके सर पर रख दिया था, मगर तमाम कोशिशों के बाद भी उसका कुछ नहीं हुआ। अब रहमान डकैत हाजी लालू की सरपरस्ती में बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। कहा जाता है कि हाजी लालू ने रहमान डकैत के साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि वह अपने बेटों की तरह ही उसको समझता था। रहमान डकैत की शादी भी हाजी लालू ने ही करवाई थी। दूसरी तरफ रहमान डकैत भी हाजी लालू का बड़ा वफादार था। उस दौर में जो कराची के काफी बड़े-बड़े गैंग्स हुआ करते थे, आए दिन उसको ऑफर करते थे, उसको अपने गैंग में लाने के लिए बड़ी-बड़ी डील उसके सामने रखा करते थे। मगर वो सारी चीजों को ठुकरा देता था। उसकी वजह यही थी कि वह भी हाजी लालू को अपना बाप ही समझता था और हाजी लालू के जो दोनों बेटे थे उनको अपना भाई समझता था। मगर इन सारे लोगों को भी अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब इस जिंदगी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आने वाला है और ये सबसे बड़ा जो मोड़ आया था वो किसी और चीज की वजह से नहीं बल्कि पैसे की वजह से आया था। हुआ ये था कि रहमान डकैत के जो लगातार क्राइम की दुनिया में अपने बाप जैसे हाजी लालू के लिए काम कर रहा था, तो इस काम के बदले में इकट्ठे होने वाले ढेर सारे पैसे जमा हो गए थे और ये सारा पैसा कहीं और नहीं बल्कि हाजी लालू के पास ही जमा हो रहा था। वो ये सोचकर सारा पैसा हाजी लालू के पास ही छोड़ दिया करता था कि ये उसके बाप की तरह है और जब भी इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो सारे पैसे एक बार में ही हासिल कर लेगा। मगर वक्त के साथ अब धीरे धीरे ये रकम इकट्ठा होकर 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी थी। जी हाँ, यहाँ पर याद रखने वाली बात ये है कि 80-90 के दौर की बात चल रही है। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम हद से ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो जब रहमान डकैत ने हाजी लालू से अपनी ये रकम मांगी तो हाजी लालू ने सीधे तौर पर वो रकम देने के बजाय टालमटोल शुरू कर दी। बात यहाँ तक बिगड़ गई कि अब हाजी लालू ने अपने असर का इस्तेमाल करते हुए उस रहमान डकैत को जेल में डलवा दिया कि जो रहमान डकैत अभी तक पुलिस के कभी हत्थे नहीं चढ़ा था। अब रहमान डकैत जेल में तो जा चुका था मगर साथ ही वो पूरे खानदान का जानी दुश्मन बन चुका था और इनको लेकर गुस्से से खौल रहा था।
कुछ वक्त के बाद ही रहमान डकैत जेल से भागने में कामयाब रहा और जेल से निकलने के बाद उसने जो सबसे पहला काम किया था वो हाजी लालू और उसके खानदान से बदला लेना, और बस यही थे अरशद पप्पू के गैंग और दूसरी तरफ रहमान डकैत का गैंग की जो बाद में उसने अपना ही बना लिया था। इन दोनों के बीच वो गैंग वॉर शुरू हुई थी जिसने अगले कई सालों तक कराची की सड़कों पर खून की वो दास्तानें लिखी जिनको इतिहास के पन्नों से कभी मिटाया नहीं जा सकता। और खून की इस लंबी और दर्दनाक दास्तान में जो इंसान सबसे पहला निशाना बना था वो दरअसल अरशद पप्पू की बीवी का सगा मामू था, जो किसी जनाजे से मतलब फ्यूनरल से वापस आ रहा था। इधर रहमान डकैत जेल से वापस आ चुका था। उसने सबसे पहले इसी को घेर कर कत्ल कर डाला और दर्दनाक तरीके से कत्ल करने के बाद फौरन बाद हाजी लालू और अरशद पप्पू को मैसेज भिजवाया कि मैंने तुम्हारी फैमिली से बदला लेने की शुरुआत कर दी है और यह तो शुरुआत है, अब आगे आगे देखो होता है क्या। दूसरी तरफ अरशद पप्पू भी इस मामले से पूरी तरह से हिल गया था और मानो उसने कसम खा ली थी कि अब वह रहमान डकैत को इस दुनिया से ही खत्म कर डालेगा। और उसने बदले की इस कार्यवाही में जिस इंसान को सबसे पहला निशाना बनाया वो इंसान कोई और नहीं बल्कि खुद रहमान डकैत का चाचा था। उसने पहले तो रहमान डकैत के चाचा को कहीं से घेरा और घेरने के बाद फौरन कत्ल नहीं किया, बल्कि पहले रहमान डकैत को कॉल लगाई और फिर कॉल पर ही उसके चाचा को टॉर्चर किया और उसको गोलियों से भून डाला। मतलब अरशद पप्पू ने रहमान डकैत को कॉल पर सुनाते हुए ही उसके चाचा को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। दूसरी तरफ रहमान डकैत जो ये सब सुन रहा था वो तड़प रहा था, तिलमिला रहा था, मगर फिर भी कुछ कर न सका। हैरानी की बात यह है कि अरशद पप्पू का खून अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उसने यहीं पर बस नहीं रुका बल्कि अब उसने कराची के अंदर जो लियारी का इलाका था जहां पर रहमान डकैत के अहम ठिकाने थे उनको एक एक करके टारगेट करना शुरू कर दिया। बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि अब धीरे धीरे रहमान डकैत को यह यकीन हो गया कि किसी न किसी दिन ये लोग मुझको भी टारगेट कर सकते हैं। तो इसीलिए वह अपनी जान बचाने के खातिर टेम्परेरी कराची छोड़कर बलूचिस्तान की तरफ चला गया और वहां जाकर एक बार फिर से नए तरीके से अपने नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत करना शुरू किया। और ये इंतजार करने लगा कि कब सही टाइम आएगा और मैं वापस कराची के लियारी में लौटूंगा और अरशद पप्पू, हाजी लालू, इनके पूरी फैमिली से बदला लूंगा। जब एक तरफ रहमान डकैत ये सब कुछ कर रहा था तभी दूसरी तरफ अरशद पप्पू ने रहमान डकैत के एक और भी करीबी दोस्त को कत्ल किया जिसका नाम था फैजू। फैजू रहमान डकैत का इतना ज्यादा करीबी था कि जब उसको कत्ल किया जा रहा तो रहमान डकैत ना सिर्फ रो रहा था बल्कि अरशद पप्पू से बार बार मिन्नतें कर रहा था कि वो उसकी सारी बातें मान लेगा लेकिन वो उसको कत्ल ना करे। लेकिन अरशद पप्पू ने आखिर में उसको कत्ल करके ही दम लिया। वैसे वहां यहाँ वैसे यहाँ सब पर इस फैज का जिक्र करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस वक्त इसका कत्ल हुआ था उस वक्त इसका एक बेटा भी हुआ करता था, जिस बेटे को फिर रहमान डकैत ने बिल्कुल उसी तरीके से ही अपनी सरपरस्ती में ले लिया था जिस तरह किसी दौर में खुद रहमान डकैत को हाजी लालू ने अपनी सरपरस्ती में लिया था। और ये फैज का बेटा कौन था, ये तो था उदैर बलोच। जी हाँ, वही उदैर बलोच जो कि आने वाले दिनों में ना सिर्फ रहमान डकैत की गद्दी संभालने वाला था बल्कि इस क्राइम की दुनिया में उससे भी बड़ा और खतरनाक नाम बनने वाला था। कहानी पर वापस आए तो रहमान डकैत का दबदबा एक बार फिर से कराची में बढ़ने लगा था, बल्कि इस बार तो उसने कराची के अंदर पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ अपने कदम जमा लिए थे। और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी और वो वजह थी कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी उसको सपोर्ट करने लगी थी। इस पार्टी का नाम था पीपल्स पार्टी। जी हाँ, वही पीपल्स पार्टी जो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो का ताल्लुक है। और आज के हिसाब से देखें तो उन्हीं बिलावल भुट्टो की पार्टी के जो बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं और मौजूदा दौर में पाकिस्तान के काफी मशहूर पॉलिटिशियन हैं। अब रहमान डकैत क्राइम की दुनिया में तो पहले ही कराची का सबसे बड़ा नाम समझा जाता था, अंदर ही अंदर पूरा एक मजबूत नेटवर्क था, मगर एक राजनीतिक पार्टी ने भी उसके सर पर हाथ रख दिया था। तब तो उसकी ताकत और उसकी असर की कोई हद नहीं थी। वो और उसका साथी मतलब उजैर बलोच मानो एक बेलगाम घोड़े की तरह हो चुके थे और कराची के मालिक बन चुके थे। रहमान डकैत के असर और उसकी ताकत को अगर आप लोगों को देखना है तो आपको 18 अक्टूबर सन 2007 के दिन पर नजर डालनी पड़ेगी, जब पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो एक लंबे एग्जाइल के बाद पाकिस्तान वापस लौट रही थी। लाखों की तादाद में लोग उनका स्वागत करने के लिए कराची एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए थे। मगर इसी भीड़ के दौरान अचानक से बड़ा धमाका हुआ। कार से होने वाले इस बड़े धमाके में लगभग 140 लोगों की जान चली गई और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानते हैं कि ऐसे खतरनाक और डरावने माहौल में बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी के लिए, उनकी हिफाजत के लिए वहां पर कौन मौजूद था?
पाकिस्तान की आर्मी नहीं और ना ही पाकिस्तान की पुलिस, ना आईएसआई, बल्कि रहमान डकैत। जी हाँ, आज भी वो फोटोज हर तरफ वायरल होते रहते हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि ऐसे माहौल में बेनजीर भुट्टो की गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो दरअसल रहमान डकैत के हाथों में था। यही वो इंसान था जिसने वहां से बेनजीर भुट्टो को निकालकर भट्टो हाउस तक पहुंचाया था। अब आप यहाँ पर खुद ही देख लीजिए कि रहमान डकैत एक तरफ तो क्राइम की दुनिया का वो सबसे बड़ा नाम था कि जिसके ऊपर पुलिस ने 1 लाख से ज्यादा का इनाम भी रखा हुआ था, मगर बावजूद इसके भी वो उसको पकड़ नहीं सकती थी, वो उसको कुछ नहीं कहती थी। आप ये कह सकते हैं कि पुलिस जो थी या सिस्टम जो था वो उसकी ताकत और असर के सामने बेबस था। दूसरी तरफ जो पॉलिटिशियन थे उनके लिए तो रहमान डकैत ऐसा था कि वो सिक्योरिटी के मामले में कराची के सबसे ज्यादा भरोसा इसी पर कर सकते थे। जबकि तीसरी तरफ देखें तो अब धीरे धीरे कराची के आम और गरीब लोगों में रहमान डकैत अपनी एक हीरो की छवि बना चुका था। वो सोसाइटी के कमजोर और गरीब लोगों के लिए जो भी करता रहता था, उसकी वजह से तमाम लोग उसको अपना मसीहा मान बैठे थे। मगर अब हुआ ये कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी थी जिसने रहमान डकैत के सर पर हाथ रखा हुआ था, उसको ही रहमान डकैत से डर लगने लगा। डर लगने की वजह थी रहमान डकैत का हद से ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ साथ असर। ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके ऊपर भी अब क्लियरली रहमान डकैत का असर दिखने लगा था। कराची शहर के अंदर कौन किस पोस्ट पर बैठेगा, किसको टिकट बांटे जाएंगे, कौन क्या करेगा, ये सारी चीजें भी अब रहमान डकैत के असर से तय होने लगी थी। इसीलिए ऐसा दावा किया जाता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने ही ये डिसाइड कर लिया था कि रहमान डकैत को निपटा दिया जाए। बस यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है एक और अहम किरदार की, जिनको एसएसपी चौधरी असलम के नाम से याद किया जाता है, जो पाकिस्तान के अभी तक के सबसे धाकड़ पुलिस वाले के तौर पर याद किया जाता है। अब वैसे तो ये चौधरी असलम है, ये खुद में ही एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनके ऊपर अगर सही से बात की जाए तो एक अलग और एक बड़ी वीडियो की जरूरत पड़ेगी। मगर आज अगर सिर्फ अपने मुद्दे पर ही रहते हुए बात करें तो अब हुआ ये कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट और ऐसे ही गैंगस्टर से निपटने में माहिर समझे जाने वाले असलम चौधरी को भी रहमान डकैत से निपटने की जिम्मेदारी दी गई। चौधरी असलम ने अपनी एक स्पेशल फोर्स बनाई, अपने मिशन पर लग गए। एक दिन अचानक से चौधरी असलम को अपने नेटवर्क के थ्रू से खबर मिली कि रहमान डकैत बलूचिस्तान के हब इलाके में मौजूद है। चौधरी असलम फौरन अपनी स्पेशल टीम को लेकर निकल पड़े। रास्ते में ही एक ट्रक के अंदर इन लोगों ने अपने कपड़े बदले, अपना हुलिया बदला, मगर जैसे ही ये उस खास इलाके में पहुंचे जहां पर रहमान डकैत के होने की खबर मिली थी, तो इन लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि वहां पहुंचते ही इन लोगों के ऊपर खतरनाक हमला हो गया। गोलियां चलने लगी और देखते ही देखते इनकी टीम के कई लोगों को गोलियों से छलनी हो गए। और तो और खुद चौधरी असलम को भी गोलियां लगी। वह बुरी तरीके से जख्मी हुआ। इमरजेंसी में हेलीकॉप्टर के जरिए से उनको कराची पहुंचाया गया। दरअसल रहमान डकैत को इन लोगों की पल पल की खबर मिल रही थी। उसको खबर थी कि ये लोग कब निकल रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ पहुंच चुके हैं और क्या क्या कर रहे हैं। उसने जो तो जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगवा रखे थे, जिनके थ्रू वो इन सबको देख भी सकता था। अब चौधरी असलम बाद में वैसे तो इन खतरनाक जख्मों से भी उबर गया था, ठीक हो गया था, लेकिन जो उसको रहमान डकैत ने अंदर से जख्म दिए थे उन्होंने चौधरी असलम को हिलाकर रख दिया था। चौधरी असलम अब अपनी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद बना लिया था कि उसको सिर्फ और सिर्फ रहमान डकैत से निपटना है। कुछ वक्त के बाद एसएसपी चौधरी को ये मौका मिल भी गया। उन्होंने एक बार फिर से अपनी पूरी टीम के साथ छापा मारा। इस बार रहमान डकैत को आखिर गिरफ्तार भी कर लिया। कराची में जो उनकी अपनी खास जेल थी वहां पर उसको लाया गया और वहां पर उल्टा लटकाकर बकायदा रहमान डकैत को काफी टॉर्चर किया गया। इस टॉर्चर के जरिए से उसकी जिंदगी के जितने जुर्म थे उनमें से ज्यादातर को कबूल भी करवा लिया गया। मगर खास बात यह थी कि इस बार ये जो रहमान डकैत को गिरफ्तार किया गया था, इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लिया गया था। कागजी तौर पर तो रहमान डकैत गिरफ्तार हुआ ही नहीं था, बल्कि ये सब कुछ एसएसपी चौधरी असलम और उनके कुछ लोग मिलकर कर रहे थे। मगर हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर भी एक बार फिर से रहमान डकैत इन तमाम लोगों को चकमा देने में कामयाब हो गया। वो इस तरह से कि जब अगले दिन चौधरी असलम वापस अपनी जेल में आए तो उनके ये सुनकर होश उड़ गए कि रहमान डकैत तो भाग चुका है। और बाद में पता चला कि चौधरी असलम के ही टीम के जो एक दो लोग थे उनसे रहमान डकैत ने डील कर ली थी और उनको ऑफर दिया था कि अगर वे उसको भागने में मदद करेंगे तो उनको 5 करोड़ देगा। इस तरह से रहमान डकैत अपनी जिंदगी में एक बार फिर से जेल से भागने में कामयाब हो चुका था। मगर ये चीज चौधरी असलम जैसे लोगों के लिए उनकी पर्सनैलिटी पर एक काला धब्बा थी,
क्योंकि पूरे पाकिस्तान में उनका दबदबा इसी वजह से था, क्योंकि उसको क्राइम की दुनिया के ऐसे बड़े नामों से निपटने के लिए जाना जाता था। तो इसीलिए ये समझा जाता है कि उसी वक्त ही चौधरी असलम ने ये कसम खा ली थी कि अगली बार रहमान डकैत को अरेस्ट नहीं किया जाएगा बल्कि एनकाउंटर होगा। और नोट करने वाली बात यह है कि बिल्कुल हुआ भी ऐसा ही। 9 अगस्त सन 2009 के दिन अचानक से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के मीडिया में अब ये खबर दिखने लगी कि कराची का सबसे बड़ा डॉन, सबसे बड़ा नाम मारा गया। मतलब रहमान डकैत का इनकाउंटर हो चुका था। लेकिन जाहिर यह है कि इनकाउंटर तो सिर्फ दिखावे का था, वरना हर कोई जानता था कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक बदला है रहमान डकैत के चले जाने के बाद क्राइम की दुनिया की। उसकी इस गद्दी को उजैर बलोच ने संभाला और उसने तो फिर रहमान डकैत को भी पीछे छोड़ दिया। उसने वो काम किए कि जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। फिलहाल रहमान डकैत की कहानी यही खत्म होती है और इसी के साथ आज की वीडियो भी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।